हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम लोग एम्पलीफायर सीखने वाले हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो बात करी थी वो थी कि किस तरह से एक ट्रांजिस्टर सर्किट की बायसिंग, डीसी बायसिंग करते हैं। तो रिजल्ट्स हमारे पास ये आए थे कि हम 4 तरह की बायसिंग यूज करते हैं। फिक्स बायस सर्किट, कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट और एमिटर बायस सर्किट, और लास्ट में था हमारा वोल्टेज डिवाइडर या पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। बट उसमें से जो बेस्ट सर्किट आया था वो आया था हमारा पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट। तो उसी का हम बेसिक यूज करते हैं एक एम्पलीफायर के सर्किट में। तो फर्स्टली अगर हम बात करें कि एम्पलीफायर क्या होता है, इसकी बात भी हम पहले कर चुके हैं हम लोग। तो एम्पलीफायर क्या होता है कि अगर हम एक छोटे सिग्नल को बड़े सिग्नल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या बोल सकते हैं एक कम एनर्जी वाले या कम पावर वाले या कम वोल्टेज वाले सिग्नल को एक ज्यादा वोल्टेज वाले या ज्यादा पावर वाले सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जो डिवाइस यूज होती है दैट इज कॉल्ड एम्पलीफायर। बेसिकली एम्पलीफायर का यूज हम काफी सर्किट्स में करते हैं। ज्यादातर आज कल के जो सर्किट्स हैं सब में, जब जैसे बात कर रहे हैं लाउड स्पीकर की, तो लाउड स्पीकर में क्या होता है कि हम लोग जो माइक में अपनी साउंड सिग्नल को भेजते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में वो इलेक्ट्रिक सिग्नल एम्पलीफाई होता है, उसके बाद में एक बड़े से साउंड से बाहर आता है। तो बेसिकली अगर बात करें तो एम्पलीफायर का एक बेसिक सा सर्किट क्या किस तरह का होता है। अगर हम बेसिक एक कॉमन यूनिटी सर्किट की बात करें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। हमारा एक बेसिक सा कॉमन इमिटर सर्किट है। इसको भी हम एम्पलीफायर के फॉर्म में, बेसिकली कॉमन इमिटर सर्किट को ही हम एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं। अब अंतर क्या होता है, ये एक नॉर्मल कॉमन इमिटर सर्किट है, बट जो हम लोगों ने डीसी सर्किट्स पढ़े हैं, डीसी सर्किट्स की हेल्प से हम अलग अलग तरह की बायसिंग यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम अच्छा एक बोल सकते हैं कि जो अच्छी पावर को, अच्छी एम्पलीफिकेशन वाला हम एक ट्रांजिस्टर बना सकते हैं, या बोल सकते हैं सर्किट बना सकते हैं। तो मान लो ये हमारा आरबी है, ये आरसी है, ठीक है ना, ये मान लो VCC है, ये मान लो VBB है, ये मान लो VS लगा हुआ है, यहाँ पर हमें V आउटपुट मिल रहा है, ठीक है ना, ये कलेक्टर, ये बेस, ये एमिटर, सारी जानी पहचानी सी बातें हैं। तो अगर अपन बात करें कि इनपुट में अगर हम केवीएल इक्वेशन लगाएंगे, तो केवीएल इक्वेशन लगाने से हमको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर एक सर्किट हमारा VS, ठीक है ना, अगर अपन इधर से इधर बढ़ेंगे तो VS माइनस IB RB, यहाँ पे करंट जा रही है हमारी IB, और यहाँ आ रही है IC, ठीक, IB RB, यहाँ ड्रॉप होगा VBE का, उसके बाद में कुछ और जुटा, तीनों चीज इज इक्वल टू 0, यानी VS इज इक्वल टू आ गया VBE प्लस IB RB, IB इंटू RB, ठीक है। अगर हम बात करें एक स्मॉल चेंज की, तो एक स्मॉल चेंज अगर VS में बात करें, तो एक स्मॉल चेंज इन VS की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन VBE यानी इस पोटेंशियल में जो चेंज होगा दैट विल बी 0। दैट विल बी 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ कहीं जो पीएन जंक्शन डायोड का जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो हमारा फिक्स होता है, या किसी भी कोई पोटेंशियल बैरियर हमारा फिक्स होता है। तो VBE एक पोटेंशियल बैरियर ही तो है, सिंपल ये वाला, ठीक है ना। तो ये हमारा फिक्स है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस डेल्टा IB, चेंज इन IB करंट इनटू RB, ये आ गया, यानी डेल्टा VS की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, डेल्टा IB इनटू RB। ये केवीएल इक्वेशन हमने लगाई थी इनपुट सर्किट में। अगर अपन आउटपुट सर्किट की बात करें तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो वाली इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, अब देखो ये हमारा प्लस माइनस VCE है, आप VCE बोलो इसके अक्रॉस वोल्टेज, या V आउटपुट बोलो इसके अक्रॉस वोल्टेज, चाहे आप यहाँ पर केवीएल इक्वेशन लगा लो, चाहे यहाँ लगा, बात सेम। तो ये अगर बात करें तो VCE बात करें या बोले हम V आउटपुट, दोनों सेम होंगे, इज इक्वल टू, ये जो वोल्टेज है हमारा ये किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, VCC माइनस IC इंटू, यहाँ पे करंट कितनी IC इंटू RC, ठीक। अगर स्मॉल चेंज इन VC या स्मॉल चेंज इन V आउट की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस डेल्टा IC इंटू RC, ठीक। अगर हम उस वाली इक्वेशन में इस इक्वेशन को डिवाइड करा दें तो देखो क्या आ जाएगा, डेल्टा V0 बाई डेल्टा VS इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB इंटू RC अपॉन RB। यहां तक कोई दिक्कत?
अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ये हमारा डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी क्या होता है बीटा, तो ये आ गया डेल। अब ध्यान से देखो ये वी आउटपुट में चेंज, ये वी इनपुट में चेंज, यानी आउटपुट सिग्नल में क्या चेंज हो रहा है और इनपुट सिग्नल के साथ वो क्या चेंज हो रहा है, वही तो हमारा होगा ना गेन। गेन क्या होगा कि आउटपुट में कितना मिल रहा है अपॉन इनपुट क्या है, तो इसी को बोलते हैं वोल्टेज गेन। इसको हम एवी से दिखाते हैं। वोल्टेज गेन क्या आ रहा है, जो वोल्टेज गेन आएगा दैट विल बी माइनस बीटा टाइम्स आरसी बाई आरबी। तो अगर अपन इस चीज को गौर से देखें तो ये हमारा एक माइनस साइन के साथ आ रहा है, यानी जो हमें इनपुट में हम सिग्नल दे रहे हैं हमें आउटपुट में उसका फेज चेंज होकर मिलेगा। सपोज दैट अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं ये सिग्नल, इस तरह का कोई एक सिग्नल, तो हमें जो आउटपुट में सिग्नल मिलेगा दैट विल बी ऑफ दिस टाइप, ऑफ दिस टाइप। एम्पलीफाई तो हुआ बट फेज एबनलिटी चेंज हुआ। अब ध्यान से प्रैक्टिकली सोचो फेज क्यों चेंज हुआ, ध्यान से देखना। अगर अपन सोचो आईबी बढ़ाएं, अगर ये इनपुट करंट बढ़ाएंगे तो ध्यान से देखो कि आईबी सॉरी आईसी भी हमारा बढ़ेगा और आईसी बढ़ेगा, या हम बोल सकते हैं हम कि इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो इनपुट करंट बढ़ेगी, और इनपुट करंट बढ़ गई तो आउटपुट करंट बढ़ेगी। इनपुट करंट बढ़ी तो आउटपुट करंट बढ़ गई, और आउटपुट करंट बढ़ेगी, आउटपुट करंट बढ़ेगी तो आउटपुट वोल्टेज घटेगा। बात समझ आई? यानी अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वी इन बढ़ाएंगे तो आईबी इन बढ़ेगी या आईबी बढ़ेगी, और आईबी बढ़ेगी तो आईसी बढ़ेगी, क्योंकि आईसी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आईबी, और आईसी बढ़ेगी तो वीसी घटेगा। इसका मतलब क्या है, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वीबीई वैसे वैसे घटेगा, और जब ये मैक्सिमम पे हो जाएगा तो उधर मिनिमम पे हो जाएगा, फिर भी जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, फिर ये भी घटेगा तो वो बढ़ेगा, उल्टा है दोनों। वी इन बढ़ रहा है तो वीसी घट रहा है। बात समझ आई? इसी वजह से यहाँ पे एक फेज चेंज होता है। दैट्स व्हाई देयर इज अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री। ऑल क्लियर? ये बात हो गई नॉर्मल किस तरह से हम थ्योरेटिकली एक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। ये हमारा एक थ्योरेटिकली सर्किट बना हुआ है, बट प्रैक्टिकली तो हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अपन बात करें थे थर्मल रनवे की, बीटा फैक्टर की, और हम लोगों ने बात करी थी स्टेबिलिटी फैक्टर की, बट ये फैक्टर्स तो ये सर्किट बनाने की परमिशन देंगे ही नहीं। बात क्लियर है ना? तो एक्चुअल में सर्किट पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक्चुअल में सर्किट बनाएंगे तो वो स्टेबल ही नहीं होगा, और जब स्टेबल ही नहीं होगा तो हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन ही नहीं मिलेगा, और एम्प्लीफिकेशन हमें नहीं मिलेगा तो फायदा क्या है सर्किट का। बात क्लियर? तो इस वजह से अगर हम बात करें कि किस तरह का हम सर्किट बनाते हैं, इसको एक बार नोट कर लेना। ये हमारा एक थ्योरेटिकली ये सर्किट बनाया जा सकता है इस तरह से, बट अगर प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली ये सर्किट पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सर्किट की। बाय द वे कल एक बात मेरे दिमाग में आई थी कि मैं सोच रहा था कि आप लोगों को ये जो भी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ इसका आपको डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दे दिया जाए। आप क्या सोचते हो इस बारे में? अगर आप चाह रहे हो कि इसका एक पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय द वे ये मेरा थॉट था, बाकी आप अपना थॉट रखें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो भी पढ़ा रहा हूँ हैंड रिटन नोट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है ना? अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर प्रैक्टिकल सर्किट ऑफ एम्पलीफायर। ठीक, प्रैक्टिकल सर्किट किस तरह से था? हम लोगों ने क्या बात करी थी? 4 तरह का सर्किट थे प्रैक्टिकली: फिक्स बायस, कलेक्टर टू बेस, एमिटर बायस और वोल्टेज डिवाइडर। बट सबसे जो यूजफुल सर्किट था वो कौन सा था? हमारा वोल्टेज डिवाइडर बेस। तो उसी सर्किट को हम प्रैक्टिकली एक ट्रांजिस्टर में या बोल सकते हैं एक एम्पलीफायर सर्किट के रूप में यूज करते हैं। ये था हमारा एक प्रैक्टिकल वोल्टेज डिवाइडर बायस का सर्किट। अब करते क्या है अपन इसमें, जब भी हम एम्प्लीफिकेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा डीसी एनालिसिस पे फोकस करते हैं, सॉरी एसी एनालिसिस पे फोकस करते हैं। एसी एनालिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि हम एसी सिग्नल जो दे रहे हैं वो एम्प्लीफिकेशन के बाद हमें किस तरह का प्राप्त हो रहा है, केवल हम इस चीज के एनालिसिस करना चाहते हैं।
डीसी सिग्नल तो हमने केवल उसकी जो एनर्जी थी या बोल सकते हैं पावर थी उसको बढ़ाने के लिए दिया था, बात समझ आई ना। तो अच्छा अपन वो ध्यान से सोचे अगर, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो डीसी हम सिग्नल दे रहे हैं, जो डीसी आउटपुट दे रहे हैं इसमें, और एसी सिग्नल दे रहे हैं, वो दोनों मिलके ही एसी आउटपुट बढ़िया से बनाते हैं, ठीक है ना। तो दोनों की एनर्जी यूज होके ही एसी में हमें या बोल सकते हैं जो हमें सिग्नल था उसको एम्पलीफाई करके देती है। तो हमें देखना क्या है कि एसी सिग्नल पे, एसी सिग्नल का क्या हुआ फाइनली, किस तरह से वो एम्पलीफाई हुआ, उसी को हम देखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी एसी एनालिसिस। अगर अपन एसी एनालिसिस करेंगे, एसी एनालिसिस की बात करें तो एसी एनालिसिस में क्या करते हैं, ध्यान से देखो कि जो डीसी सोर्स है उनको जीरो कर देते हैं, और डीसी सोर्स जीरो करने के बाद में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसको क्या करते हैं 1 पाई 2 पाई एफसी, एफसी की वैल्यू 50, एफ की वैल्यू 50, तो ये ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आता है, इसको हम कर देते हैं शॉर्ट सर्किट। बात क्लियर। अब देखना ध्यान ध्यान से, इसी सर्किट को मॉडिफाई करेंगे। तो जो कैपेसिटर था वो हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब पहले डीसी सोर्स जीरो कर देते हैं। डीसी सोर्स जीरो यानी ये जो हमारा यहाँ पे जो प्लस वीसीसी हुआ करता है ना, ये प्लस वीसीसी था, तो इस प्लस वीसीसी को हटा दो, इसको जैसे हटाया तो इसको क्या कर दो, ग्राउंड कर दो। अब ये ग्राउंड हो गया, ठीक। अगली चीज क्या है, जितने भी कैपेसिटर हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर दो, कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो, ठीक। ये हटाओ, शॉर्ट सर्किट, ये हटाओ, शॉर्ट सर्किट। यहां तक बात क्लियर। एक बार इस फिगर को भी उस फिगर के नीचे अपनी कॉपी में बनाना, बना लिया। अब देखो इस फिगर को हम नए तरह से किस तरह से बना के देख सकते हैं, देखो ध्यान से। ये जो RE था, ठीक है ना, ध्यान से देखो जो करंट आएगी, अब इधर तो रेसिस्टर लगा हुआ है और इधर हमारा शॉर्ट सर्किट है। तो अब ध्यान सोचो खुद कि वो भीड़ वाली जगह में जाना पसंद करेगा, खाली रोड पे गाड़ी भगाएगा। तो गाड़ी अगर सिंपल यहाँ भगाना है उसको, तो यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं, यानी इसका कोई काम नहीं होगा, उसको हटा दो। बात क्लियर। अब देखो सर्किट किस तरह से बनता है। अब इस सर्किट को दोबारा बनाओ, इस सर्किट को दोबारा बनाए, दो यहाँ पे बनाते हैं, ठीक। इधर ये कलेक्टर के साथ में RB जो है ग्राउंडेड है, सॉरी RC था ना यहाँ पे, ये RC था, तो ये RC हमारा ग्राउंडेड है। दूसरी चीज ये हमारा यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये सीधे ग्राउंड कर दिया हमने। ये R1 R2 भी ग्राउंड है, ठीक। उसके बाद ये सिग्नल लगा दी, यहां तक कोई दिक्कत। और ये हमारा RL लगा हुआ है, इसको RL लिख लो, ये हमारा क्या लगा हुआ है, RL। और यहां मिलेगा हमको आउटपुट, Vout। बात क्लियर। ये हमारा क्या था, RC था, ये हमारा R1 था, ये हमारा R2 था, ठीक। अब इस सर्किट को बनाओ, फिर इसके बाद इसी को दोबारा से रीअरेंज करके हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। इतने धीरे धीरे एक एक स्टेप करके क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको अगर डायरेक्ट सर्किट बना दिया जाएगा तो मे भी शायद इतना आसानी से ना समझ आए, और बुकों में ये वही होता है, ठीक है ना। अपन एक एक स्टेप करके बनाते हैं सर्किट को। अब देखो इसको दोबारा से रीअरेंज करेंगे। ये दोनों सर जो रेसिस्टर लगे हैं इनको एक ही मिला दो, यानी इसको कर दो डायरेक्ट Rin क्या है हमारा, Rin जो है वो R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक। इधर वाले जो दोनों सर्किट, जो दोनों रेसिस्टर थे उनको एक मिला दो और कर दो R आउट या RAC कर दो इसको सिंपल, ठीक। और RAC क्या है हमारा, ये RL और RC का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक। अगली चीज ये तुम्हारा ग्राउंड था, यहां पे हमको मिल रहा है V आउटपुट, ठीक। यहां पे हमको दे रहे हैं V इनपुट। ये हम प्रैक्टिकल सर्किट की बात कर रहे हैं, इसको किस तरह से रीअरेंज करके एक एक स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं, देखो ध्यान से। अब क्या करेंगे, ये हमारी IB थी, ठीक है ना। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये IC। अब देखो आउटपुट इक्वेशन में, सॉरी आउटपुट सर्किट में अगर अपन केवीएल इक्वेशन लगाएंगे तो ये सब इनपुट वैल्यू लगा लेते हैं। इनपुट में क्या बनेगी, V in इज इक्वल टू V in, इस वाले में लगा रहे हैं, इस वाले में सर्किट में, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, ये IB, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, करेक्ट है ना यहाँ तक, ऑलराइट। ये इसको अपन सिंपल सा, ये सही है, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक दिस करेक्ट और नॉट। करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मान लो यहाँ पे हमारी क्या जा रही थी, IB, इसको
इसको स्मॉल कर देते हैं क्योंकि कैपिटल है, उसको उससे हम दिखाते हैं डीसी को, तो इससे हम दिखाएंगे एसी को। ठीक, अब देखो जब हम इनपुट में लिखेंगे केवीएल इक्वेशन, तो इनपुट में केवीएल इक्वेशन सिंपल लिखेंगे तो जो हमारा वी इन है, या बोल सकते हैं कि जो वी इन है वो इसी के क्रॉस ड्रॉप है, ठीक है ना, इसके क्रॉस ड्रॉप के लिख लेंगे, इसमें जाते हैं बेसिकली टोटल इनपुट रेजिस्टेंस इनटू करंट, इनपुट करंट, ठीक है ना, ये बन गया। इसके बाद एक मिनट आई भी यहां दिखाते हैं ज्यादा सही है, ठीक है ना ये। और जब आउटपुट में इक्वेशन लिखेंगे तो आउटपुट में क्या इक्वेशन लिखेंगे, आउटपुट करंट यानी आईसी इनटू आरएसी, ठीक। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे से ऊपर डिवाइड कर दो, यहां पे कर देते हैं इसको, ये सर्किट साफ करते हैं, क्या आ जाएगा यहां से कि V आउटपुट बटा V इनपुट, इसी को क्या बोलते हैं वोल्टेज गेन, ये क्या आ जाएगा हमारा IC इंटू RAC अपॉन IB और R इन, ये क्या होगा बीटा, फिर से आ जाएगा बीटा RAC बाई R इन। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रहा था, नेगेटिव साइन कहां से आता है, देखो ध्यान से, जब यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक, और यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, इसको यहां से दिखाता हूं, ठीक, इस तरह से कही, तो वो ध्यान से अगर अपन देखें तो इसमें क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन ये और वोल्टेज इस तरह से ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो इधर से प्लस से माइनस से अपोजिट होता है, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आता है। माइनस साइन लगाओ ना लगाओ, कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा एम्पलीफिकेशन का फॉर्मूला है, या बोल सकते हैं वोल्टेज एम्पलीफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है ना, बीटा इंटू RAC बाई R इन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलते हैं आगे। तो ये बात होगी प्रैक्टिकल सर्किट हम किस तरह से डिजाइन करते हैं और एम्पलीफायर से हमें क्या आउटपुट मिलता है। अगर अपन पावर आउटपुट की बात करें तो पावर आउटपुट किस तरह से हो सकता है, पावर गेन किस तरह से हो सकता है, ध्यान से देखो, पावर का मतलब क्या होता है, I इंटू वी या वी आई, तो वी आउटपुट इंटू आई इन अपॉन वी इनपुट इंटू वी सॉरी आई इन सॉरी आई आउटपुट, यहाँ पे आई इनपुट, एक आई आउटपुट यानी आईसी और आई इनपुट यानी IB, इसका मल्टीप्लाई और होना है, IC अपन IB क्या है इसमें बीटा, यानी एक बीटा का मल्टीप्लाई और होता है, इसमें एक बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे क्या देगा बीटा स्क्वायर इंटू RAC बाई R इन, ये होता है पावर का फॉर्मूला। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इसके बाद अगर अपन बात करें कि क्या हम कॉमन एमिटर के अलावा भी कोई सर्किट हम एम्पलीफायर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के फॉर्म में, तो आंसर है उसका नहीं। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने बात करी थी कि अगर मान लो हम कॉमन बेस को यूज करना चाह रहे हैं तो कॉमन बेस में जो हमारा आउटपुट आएगा या बोल सकते हैं गेन आएगा उसमें बीटा की जगह अल्फा होगा, और बीटा की जगह अगर अल्फा होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होती थी IC अपॉन IE, और IC जो था वो IE से छोटा ही था, बड़ा नहीं था, ठीक है ना, तो बेसिकली ये जो वैल्यू आएगी 1 से छोटी आएगी, क्योंकि IC जो है IE से छोटा है। अगर ये वैल्यू 1 से कम आ रही है इसका मतलब क्या है, जो गेन आएगा वो 1 से छोटा आएगा, यानी हम दे अगर 50 रहे तो हमें उधर मिल रहा है 30, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। बट इसमें क्या होता है कॉमन एमिटर सर्किट में, इधर हम 50 दे रहे हैं तो उधर में 100 150 250 ऐसा तो मिल ही जाएगा, बात समझ आए। तो ये बात होती है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर को हम इसमें यूज नहीं कर सकते। हाँ वो बात अलग कि कॉमन बेस के अपने अलग यूजेस होते हैं, उनको हम बेसिकली जो बात करते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज एम्पलीफायर की फॉर्म, वो बात अलग की, हमें अब अपने सिलेबस में उसकी चर्चा नहीं करनी है। बात क्लियर है यहाँ तक, इसको नोट कर लेना, ठीक। ये था आपका एम्पलीफायर का एक बेसिक थ्योरेटिकल मॉडल और एक प्रैक्टिकल सर्किट हम किस तरह से समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने 2 पोर्ट नेटवर्क पे। 2 पोर्ट नेटवर्क क्या है इसको जान लेते हैं आज, और अगले क्लास में हम लोग हाइब्रिड मॉडल पढ़ेंगे। बेसिकली बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, बच्चों को क्या, मुझे भी बहुत टफ लगता था पहले, बट काफी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो 2 पोर्ट नेटवर्क क्या होता है इसको समझते हैं। एक बात आपको पहले क्लियर कर दूं कि 2 पोर्ट नेटवर्क का फर्स्टली अगर हम बात करें कि ये बेसिकली ट्रांजिस्टर का कोई पार्ट नहीं, इसको हम अलग से पढ़ते हैं, तो ये एक अलग सा टॉपिक है 2 पोर्ट नेटवर्क, बट इसका यूज है ट्रांजिस्टर में, इस वजह से इसको हम पहले पढ़ रहे हैं। 2 पोर्ट नेटवर्क क्या होता है,
एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम जिसमें एक पोर्ट इनपुट में और एक पोर्ट आउटपुट में होता है। मान लो हम आई इन लिखें इसको या I1 लिखें और इसको लिख लें I2। इसमें जो इनपुट में करंट है वो I1 है और आउटपुट में करंट I2 है, और यहाँ का वोल्टेज V1 है और यहाँ का वोल्टेज V2 है। इस तरह से लिखें तो इस सिस्टम में बोलते हैं एक ये पोर्ट एक ये पोर्ट, 2 पोर्ट नेटवर्क और 4 टर्मिनल नेटवर्क। इस 2 पोर्ट को क्या लिख सकते हैं? 4 टर्मिनल नेटवर्क, 4 टर्मिनल नेटवर्क। बात क्लियर? तो इसमें 4 टर्मिनल नेटवर्क है या 2 पोर्ट है, ठीक। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो किसी भी वोल्टेज की इक्वेशन को लिखनी है या हमें किसी भी करंट की इक्वेशन को लिखना होता है तो हम करते क्या है? केवीएल इक्वेशन या केसीएल इक्वेशन लगाते हैं। वोल्टेज के लिए हम क्या लगाते हैं? केवीएल, और करंट के लिए क्या लगाते हैं? केसीएल। तो अगर हम बात करें कि एक नॉर्मल केवीएल इक्वेशन की, ठीक है, तो सपोज दैट हम इसमें लिखना चाहते हैं केवीएल इक्वेशन, तो किस तरह से लिखेंगे कि मान लो वोल्टेज की केवीएल इक्वेशन लगाना चाहते हैं तो वोल्टेज की केवीएल इक्वेशन किस लगाएंगे? मान लो वोल्टेज को हम करंट और वोल्टेज दोनों के फॉर्म्स में लिख सकते हैं। जस्ट अ मिनट, इट इज राइट। या वी आर गोइंग राइट। अब देखो यहां तक बात क्लियर है। तो V1 को अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि समथिंग इनटू, लेट अस अज्यूम कि ये मान लो V1 है, ठीक। अगर हम V1 की बात करें तो इसमें कुछ एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा, राइट? देखो आंसर, ठीक। या बात करें कि अगर हम V1 को V2 के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे। देखो कुल मिला के लिखने का मतलब क्या है? जब भी हम एक केवीएल इक्वेशन लगाते हैं किसी भी सर्किट में, मान लो ये एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ये एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना, ये एक बैटरी, ये एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो करते क्या है कि इसमें लिखेंगे वोल्टेज, इसमें लिखेंगे I इंटू आर, ठीक है ना। तो जब भी I लिखेंगे वोल्टेज की इक्वेशन में तो उसमें R का मल्टीप्लाई होगा, और V लिखेंगे तो सिर्फ एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई। तो अगर हम आउटपुट वोल्टेज लिखना चाह रहे हैं तो V2 लिखेंगे और एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, जो कि मान लो इधर V2 इधर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा लेते हैं H12। अभी H12 के आगे बातें करेंगे क्या होता है। और अगर करंट लिखना चाह रहे हैं, मान लो I1 लिखेंगे तो इसमें मान लो H11 का मल्टीप्लाई करा दिया। इसका सिंपल मतलब क्या है कि करंट के साथ में जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारा रेसिस्टर होगा, बट वोल्टेज देखो ओवरऑल जो यूनिट रहनी चाहिए वोल्ट रहनी चाहिए, यानी I में R का मल्टीप्लाई करोगे तब वोल्ट की यूनिट आएगी, बट वोल्टेज में तो कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे तभी वोल्ट मिलेगा, वरना तो वोल्ट का वोल्ट ही है, ठीक है ना। तो ये बात होती है इसकी, बात क्लियर। तो अगर हम मान लो करंट की इक्वेशन लिख रहे हैं, हमने कहां से लिखी? केवीएल इक्वेशन की तरह से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक। अगर हम I1 की बात करें तो I1 को किस तरह से लिखते हैं कि I1 को अगर हम ध्यान से देखें तो I2, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ किया क्या? ये इक्वेशन ऊपर वाली करेक्ट है? यह राइट, सॉरी I2 कुछ गड़बड़ लिखा शायद मैंने, हाँ ये I2 ही है, यहाँ I1। तो अगर I2 को हम लिखना चाह रहे हैं इन फॉर्म ऑफ I1 एंड V1 तो किस I1 एंड V2 तो किस तरह से लिखेंगे? I1 में किसका मल्टीप्लाई कराएं? किसी कांस्टेंट का, तभी वो करंट की यूनिट के बराबर आएगी। तो मान लो उस करंट कांस्टेंट को लिख दे रहे हैं H21। और मान लो V2 की बात करें तो V2 में किसका मल्टीप्लाई कराएंगे? किसी सॉरी 1 बाय रेसिस्टर का, यानी अब 1 में R होना चाहिए, तो उस मान लो उस कांस्टेंट को लिख दिया हमने H22। तो कुल मिला के समझना हमको क्या है कि जो V और I की इक्वेशंस बनेंगी 2 पोर्ट नेटवर्क में, इनपुट कुछ समझो कि इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज को हम दो ही एक फॉर्म में लिख सकते हैं, एक केवीएल इक्वेशन और दूसरी हमारी केसीएल इक्वेशन, ठीक है ना। केवीएल एंड केसीएल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 इक्वेशन बनाई जा सकती है, एक जिसमें I और V के I जो हो वो VI का फंक्शन हो, एक V वो VI का फंक्शन हो। तो अगर वोल्टेज इक्वेशन बना रहे हैं, वोल्टेज का मतलब कांस्टेंट का और I के साथ में R का गुणा होगा, और अगर करंट की इक्वेशन बना रहे हैं तो I के साथ में कांस्टेंट का और वोल्टेज के साथ में 1/R का गुणा होगा। यहां तक बात क्लियर? तो ये था अबाउट जो भी था 2 पोर्ट नेटवर्क। अब कल अपन स्टार्ट करेंगे हाइब्रिड मॉडल, कि हाइब्रिड मॉडल क्या होता है और किस तरह से एक हम जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है उसका हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। बात क्लियर? अगर इसमें आज के टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, और इस वीडियो को शेयर कर दें जितने भी आपके दोस्तदार हैं, जो भी हैं रिश्तेदार,
सब में शेयर कर दें कि ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ये हम लोग कब तक पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर इसमें पहले एम्पलीफायर कंप्लीट करेंगे, स्मॉल सिग्नल, फिर पावर एम्पलीफायर, उसके बाद फेट पढ़ेंगे, मॉसफेट पढ़ेंगे। उसी में जितनी भी आगे हम पढ़ सकते हैं इसमें आगे की चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वहाँ तक अपन कंप्लीट करने वाले हैं। आप बताएंगे तो ओपन वगैरह भी इसी में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दें, और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।